यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग अगेन एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। गणित पेडागोजी, जो हमारा गणित शिक्षण शास्त्र है, उसका एक मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसमें 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो उसी तरीके से एक सीरीज और हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यदि आप मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर विथ थ्योरी नोट्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरीके से आपका CDP का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। EVS आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट करें सबसे पहले क्वेश्चन से। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब सभी टीचर को मोटिवेट किया जाता है कि आप क्या करें, शुद्ध गणितीय शब्दावली का प्रयोग करें, गणित के शब्दों का सही से प्रयोग करें, ताकि वे क्या हो, विद्यार्थियों के मध्य जो है शुद्ध शब्दावली के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये जो शब्दावली है किस नाम से जानी जाती है? क्या इसे गणितीय शिक्षण में भाषा के नाम से, गणितीय शिक्षण में मूल्य के नाम से जाना जाता है, गणितीय शिक्षण में सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, या इसे गणितीय शिक्षण में उपकरण के नाम से जाना जाता है? देखो, हमने देखा था गणित की अपनी एक भाषा है ना, जिसके माध्यम से आप अमूर्तता से मूर्तता की तरफ बढ़ते हैं। मतलब गणित की अपनी एक शब्दावली है, गणित की अपनी क्या है, गणित की अपनी एक भाषा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इससे पहले 4 सेशन कंप्लीट कर चुके। स्टार्टिंग के जो 3 सेशन थे उसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था, वहीं से पूछा गया प्रश्न, क्योंकि गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है। ठीक है, मूल्य के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके, उपकरण भी आपने सारे देखे हैं कि कौन कौन से TLM हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपकी गणित की विशेषता को सही सही से नहीं दर्शाता है? मतलब कौन सी गणित की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का मार्ग बनाता है या फिर उसका विकास करता है, गणित जो है अमूर्त विज्ञान नहीं है, और गणित को संख्या स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। आपको क्या बताना था, कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपने गणित के मूल्य में पढ़ा था तो उसमें तार्किक चिंतन की भी बात होती है ना। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनाने का मार्ग है, मतलब बच्चा जो है तर्क कर सकता है अगर वो गणित करता है ना, मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छे से होगा। गणित को संख्या स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसी का ही रीढ़ की हड्डी बोला जाता है ना गणित को, सभी सब्जेक्ट की, राइट। तो गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि गणित जो होता है अमूर्त विज्ञान होता है, राइट। अमूर्तता को ही आप मूर्तता के रूप में प्रस्तुत करते गणितीय शब्दावली के माध्यम से। ठीक है, तो आप चाहे तो एक बार से इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। गणित की अपनी भाषा है, भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, प्रत्यय, है ना, लाइक कॉन्सेप्ट वगैरह आप यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, सिंबल, साइन वगैरह जो हो गए, वो सारी चीजें अभी आप यूज करते हैं। तो वो सारी की सारी क्या है, गणित की अपनी एक लैंग्वेज है, और यही गणित भाषा को जन्म देते हैं। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थान पर एक समान होते हैं, इसलिए उनकी सत्यता की जांच करने में किसी भी समय अथवा किसी भी स्थान पर आप उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारे सेंस होते हैं। इसके आधार पर जो इनका जो आधार होता है, ज्ञान का आधार, वो निश्चित होता है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है, जिसे इसे एक बार ग्रहण करने पर आसानी से आप लोग नहीं भूल सकते हैं या भूल पाते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में प्रस्तुत यहाँ पर किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। तो यही पॉइंट नंबर 6 से ही आपका प्रश्न पूछा गया था। अमूर्त चीजें होती है जिनको आप मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषता को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणितीय समस्याओं को हल करते समय बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, राइट, बच्चे जो गलतियां करते हैं, आप उनको यदि जानना चाहते हैं तो आप कौन सी प्रक्रिया कर रहे हैं? गणित में विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहे हैं, आप त्रुटि का विश्लेषण कर रहे हैं, विषय वस्तु का संश्लेषण कर रहे हैं, त्रुटि का संश्लेषण कर रहे हैं। देखो, आपको दो ऑप्शन यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। ये दोनों बात करें विश्लेषण की, ये दोनों, और ये दोनों बात करें संश्लेषण की। तो पहले ये समझो कि विश्लेषण होता है कि संश्लेषण होता है। विश्लेषण, एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से देख रहे हैं, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका विश्लेषण होता है। संश्लेषण, सिंथेसाइज करना, हम लोग बोलते हैं ना कि एक कंक्लूजन निकालने वाली चीज़ें हो जाती है कि अच्छा, इसको हमने फाइनली सिंथेसाइज कर लिया है।
ठीक है। तो एनालिसिस और सिंथेसाइज में से क्या करेक्ट होना चाहिए था, एनालिसिस करेक्ट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है ना, आप समझना चाह रहे हैं कि बच्चे से गलती कहाँ पर हो रही है। तो ये विषय वस्तु का विश्लेषण हो रहा है, ये त्रुटि का विश्लेषण हो रहा है। इसने स्पेसिफाई किया है कि गलतियों की प्रकृति और उसकी विशेषता है कि बच्चा कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है या बच्चे को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। तो हम लोग उसकी गलतियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी त्रुटि का विश्लेषण कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं। देखो जब गणित पढ़ाया जाता है ना, तो कम से कम 11 पॉइंट ऐसे होते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। आपको बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होगा, आपको उद्देश्य कथन देना होगा, आपको आदर्श प्रश्न पूछने होंगे, फिर बच्चे मौन वाचन करेंगे। ऐसे 11 पॉइंट होते हैं। तो उसी में से 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का यदि आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कोई भी एक नया टॉपिक आया, लाइक हम लोग आज पढ़ने वाले वैन हीले के बारे में, राइट। तो आपको वैन हीले का मुझे क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा कि क्यों हम लोग मैथ्स के अंदर वैन हीले मॉडल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट होती है, ये चीज़ें हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ये प्रस्तावना होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा कक्ष में आपको एक प्रस्तावना देनी होगी कि देखो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ें होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरीके से नहीं दर्शाता है। अगेन आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट निकालना है, डजन शोज की बात की गई है। गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होता है यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होता है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से सुव्यवस्थित होता है, लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली अरेंज होता है। जो करिकुलम होता है मैथमेटिक्स का यानी कि जो गणित का पाठ्यक्रम होता है, गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है, मतलब उसमें जो है टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं गणित को घर पर बैठकर पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, टीचर की रिक्वायरमेंट तो चाहिएगी ना, प्रैक्टिस के लिए कहीं भी डाउट समस्या दिक्कत होती है, हमें टीचर की चाहिए होगी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं टीचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आवश्यक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। अगर बच्चों में आप देखना चाहते हैं कि बच्चे मैथ्स में कहाँ पर दिक्कत हो रही है, बच्चों को मैथ्स में या क्या समस्या उनको आ रही है, किस विधि का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, आस्किंग क्वेश्चन इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम, मौखिक कार्य, ओरल एक्टिविटीज़ या वर्बल एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों से करवा रहे हैं। विद्यार्थी की जो उत्तर पुस्तिका है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, या बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, ये कम पढ़ता है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि हाँ कौन सी अच्छी विधि नहीं है। तो बच्चों की तुलना करना अच्छी बात नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर प्रश्न पूछने से हम लोग बोल सकते हैं कि कक्षा से रिलेटेड और कक्षा के बाहर के आसपास के इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, लाइक जनरल नॉलेज चीज़ें जो होती है वो पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखना, गणित वो भाषा है जिसने परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। हमने देखा था कि जहाँ पर परमेश्वर संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड की बात होती है तो वो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित किसके द्वारा लिखित है, ये डेफिनेशन गैलीलियो के द्वारा लिखित है। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा लिखित है, संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिखने की बात किसके द्वारा करी गई है, गैलीलियो के द्वारा यहाँ पर करी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता वो विद्यालय नहीं आ सकते हैं। मतलब कि एक विद्यार्थी को ज्यामिति का बेसिक नॉलेज, जियोमेट्री का बेसिक नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, इस प्रकार की डेफिनेशन दी गई है प्लेटो के द्वारा। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लाइक हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, हिस्से में सभ्यता संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो कई सारी डेफिनेशन हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप ज़रूर से एक बार उस सेशन को भी विजिट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर शुल्टेज के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। मतलब जो शुल्टेज की जो डेफिनेशन है उन्होंने बताया था कि गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करे, मानसिक शक्ति का विकास करे,
खाली समय का सदुपयोग करें या प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों का परिचय करवाना। तो गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य होता है मानसिक शक्ति का विकास करना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या हम लोग चाहेंगे कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी मानसिक शक्ति का यहाँ पर विकास हो। तो ये डेफिनेशन शुल्टेज के द्वारा दी गई, इस डेफिनेशन को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह क्या करता है, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या फिर ये सारी ही चीज़ें करेक्ट है। डेफिनेटली विज्ञान विषयों के अध्ययन, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको हेल्प लगेगी, है ना। लॉजिकल थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ, व्यवहारिक जीवन में आप कभी भी मार्केट में सामान लेने गए तो गणित आपको काम करेगा। हम लोग बोल सकते हैं ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। तो हमें पता है कि इन सारी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों का प्रयोग हम लोग गणितीय भाषा के अंदर सूत्र, संख्याएं, संकेत सभी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ऑल ऑफ दिस दे रहा हो। तो हम लोग क्या आंसर करके आएंगे? ऑप्शन नंबर डी करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? एक फॉर्मूला स्थापित करने के लिए। देखो इंडक्टिव मेथड की बात यहाँ पर करी गई है। सवाल को सूत्र के द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, या फिर सवाल को बनाने के लिए। हमें पता है कि हम लोग आगमन विधि के अंदर हमेशा उदाहरण से सूत्र की तरफ जाते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सूत्र स्थापित करने के लिए जो है आगमन विधि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो आगमन विधि जो है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, कि सूत्र का स्थापना करने के लिए, एक फॉर्मूला को स्टैब्लिश करने के लिए हमें आगमन विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक अपना फॉर्मूला, एक सूत्र यहाँ पर बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखना। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में एक सारणी बना रहा है। मतलब उसने कुछ चतुर्भुज यहाँ पर बनाए होंगे। ठीक है, एक चतुर्भुज में तीलियाँ कितनी लग रही है? एक चतुर्भुज को बनाने में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, जब वो 2 चतुर्भुज बनाएगा तो 8 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 चतुर्भुज बनाने में +4 यानी कि 8 + 4 12 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो लॉजिक कंटिन्यू चल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है राम को लेकर? कि राम खेल खेल रहा है तीलियों से, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ साथ गणित भी कर रहा है, राम केवल खेल रहा है लेकिन गणित नहीं कर रहा है। देखो आपको पता चल रहा है यहाँ पर उसने लॉजिक्स लगा दिए। तो राम खेल के साथ साथ गणित का भी अध्ययन यहाँ पर कर रहा है, उसको चतुर्भुज की अवधारणा भी पता चल रही है, उसको लॉजिक भी पता चल गया कि जैसे जैसे चतुर्भुज की संख्या बढ़ती जाएगी +4 का यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में रीट में पूछा गया। इससे पहले जो हम लोगों ने 2017 का पेपर कंप्लीट किया था उसमें भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न था। उसमें कुछ ऐसा बताया गया था बोल्स वाला, कि कुछ इस तरीके के सेटअप अरेंज किए जाते हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके के, ये 3-3 के सेट, ये 2 का सेट, ये 1 का सेट, है ना। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाने में 3 बॉल चाहिए, 2 त्रिभुज बनाने में 6 बॉल चाहिए, 3 त्रिभुज बनाने में हम लोग देख सकते हैं 9 बॉल चाहिए। तो ये क्या बताता है? बच्चे खेल के साथ साथ गणित को भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक प्रश्न आपका बनेगा। तो आपका ऐसे ही आंसर करना है कि लॉजिक्स खेल भी हो रहा है और साथ के साथ आपका गणित भी बन रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसको होती है? मंद बुद्धि को, पिछड़े बच्चों को, सामान्य बच्चों को, सभी को। तो सभी को हो सकती है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सभी बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, वीक हो, एवरेज हो, सभी को यहाँ पर नीड होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान करना चाहिए? हम लोग यदि टेक्स्ट बुक खरीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हल करके रखा हुआ हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण है, प्रश्नावली में प्रश्न भी हो, उदाहरण ज़्यादा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। देखो हमें एक चीज़ें पता है कि जितनी मात्रा में आपके पास एग्जाम्पल होंगे उतनी ही मात्रा में आपके पास एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, प्रश्नावली भी होनी चाहिए करने की, ताकि उदाहरण के थ्रू आप समझ पाए और प्रश्नावली में आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो पर्याप्त मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत कम और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, है ना। तो बस एक इक्वल रेट यहाँ पर होना चाहिए उदाहरण और प्रश्नावली का। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बना है कि पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल विथ सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सभी अपना स्कोर जरूर से शेयर कर दे। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन पर, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 77708038
3840 पर। ओके, सेशन को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।